नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका स्वागत है गोल्डन चांस 003 में। अपने टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए जो कि हम हर वीडियो में बोलते हैं। तो शायरी इस प्रकार है। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। अब हमारे हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चालू हो गया है और ये हर एग्जाम के लिए है। कोई सा एग्जाम सही, वनडे एग्जाम कोई सा भी सही, एसएससी का, रेलवे का, प्री पीसीएस का, प्री का, कोई सा भी एग्जाम सही, इससे हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, इतनी गारंटी देता हूँ, जितना मैं कराऊँ उतना का आप पढ़ लेते हैं, उतना कर लेते हैं तो हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपको जब तक पूरा बैच खत्म नहीं होता, पूरा सिलेबस खत्म नहीं होता, तब तक आपको मेरे साथ बने रहना है। और आपकी पॉलिटी की क्लास अमन सर के द्वारा ली जा रही है और केमिस्ट्री क्लास मेरे द्वारा, और मैथ की आपको जल्द ही नए टीचर पढ़ाएंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री का बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर क्या है? हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास का सिलेबस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास एक संपूर्ण इतिहास है। उसे हर चीज को पढ़ना नहीं है। इतिहास में हर चीज नहीं पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हमें उतनी ही पढ़ना है। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का संधि विच्छेद किया गया था। तो इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास। इति प्लस हास। इति प्लस हास। इति का मतलब होता है अतीत, और हास का मतलब होता है घटना। इतिहास का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस हास होगा। इति का मतलब क्या होता है? अतीत, और हास का मतलब होता है घटना। यानी अतीत में घटी हुई घटना को हम क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत में घटी हुई घटना को क्या कहते हैं? इतिहास। तो अतीत में जितना सब कुछ घटा है वो एक इतिहास हो गया। जो हम हमारे पिछले हमने कल जो घटित हुआ, क्या वो इतिहास हो गया? नहीं। अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं। अतीत में घटी हुई महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं। जैसे हम महात्मा बुद्ध के बारे में, जो जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। वो एक महत्वपूर्ण घटना है। अतीत में जो घटी हुई है महत्वपूर्ण घटना है। क्या अपने दादा के बारे में ऐसे कुछ पढ़ते हैं? क्योंकि हम पढ़ते नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है जो हम उन्हें पढ़े। तो हमें पढ़ना, इतिहास की परिभाषा क्या हो गई? अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं। जो अतीत में घटना घट चुकी है और जो महत्वपूर्ण घटना है उसे कहते हैं इतिहास। इतिहास के पिता कौन थे? इतिहास के फादर, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर कौन थे? हिस्ट्री के फादर थे हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। तो नोट करके लिख लेना कि इतिहास के पिता कौन थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म क्या हुआ था? यूनान में। यूनान में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 484 ईस्वी से 425 ईस्वी। इनकी जो होगी मृत्यु। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 484 ईस्वी में, और 425 में इनकी होगी मृत्यु। ठीक है। इनकी एक बुक थी हिस्टोरी का। बुक कौन थी इनकी? लिख लेना, एग्जाम में पूछ लेता है हिस्टोरी का। हिस्टोरी का इनकी बुक थी। इनका जन्म कब हुआ था? 484 में। मृत्यु कब हुई थी? 425 में। याद करना है कि इनकी जन्म मृत्यु याद नहीं करनी है। मैंने इसलिए बताया है कि आपको बीसी
और एसी में एडी में कंफ्यूज होता है। बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, और एडी एन एंड जनरल, तो इसमें कंफ्यूज होता है। इसको हम बताएंगे आगे बीसी एडी क्या होता है। तो जन्म इसलिए मैंने लिख दिया है। जन्म स्थान यानी खान के जन्म हुआ था यूनान में। और इनकी बुक क्या थी, बुक इंपोर्टेंट है, तो बुक का नाम याद रखना है। इनकी बुक कौन थी, हिस्टोरिका। इतिहास के पिता हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस और हा से हिस्टोरिका। हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस, हा से हिस्टोरिका। इतिहास के जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस। और इनकी बुक कौन थी, हिस्टोरिका। इनकी बुक थी हिस्टोरिका। हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस, हा से हिस्टोरिका बुक, ठीक है। यूनान के रहने वाले थे। अब हमारी बेसिक जानकारी है कि पुरातत्व के पिता कौन थे। पुरातत्व के पिता कौन थे, पुरातत्व के पिता कौन थे। पुरातत्व का मतलब क्या होता है, जो चीजें जमीन से चीजें होती हैं उनको निकाल के चीजों की खोज करने वाला, पुरानी चीजों की खोज करने वाला पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीजों को खोज करने वाला। जो पुरानी चीजों को, ऐसे कि मान लो जमीन से लोहा निकला, पुराने समय में लोहा निकला, डायनासोर की हड्डी निकली, तो उसकी जो सॉरी डायनासोर की हड्डी नहीं, ऐसे पुरातत्व का मतलब जो पुरानी चीजों का अध्ययन हो। लोहा निकल गया, तो उनके लेख पिता कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। आपको पूरा याद नहीं करना है, मैंने पूरा सिर्फ नोट्स, आपको नोट्स भी बनाने होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, उन्हें पढ़ने से याद करने से मतलब नहीं है। पूरा नाम के चक्कर में पूरा ही नाम भूल जाते हैं, पूरा नाम याद रखने के चक्कर में पूरा नाम भूल जाते हैं। तो आप इतना याद रखना, ब्रूस फुट, ब्रूस फुट, ब्रूस फुट। पुरातत्व के पिता कौन थे, ब्रूस फुट। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे, कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपको पूरा नाम याद नहीं रखना, सिर्फ कनिंघम याद रखना है, कनिंघम। यानी पुरातत्व के पिता, पुरानी चीजों की खोज करने वाला। वे पुरानी चीजों की खोज करने वाले को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। पुरानी चीजों की खोज करने वाला, जो पुरानी चीजों निकलती है, जमीन से निकलती है, उनकी खोज करने वाले का कहते हैं पुरातत्व, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। उसके पिता कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। पूरा याद नहीं करना है, इतना याद करना है, ब्रूस फुट, ब्रूस फुट। और भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे, कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। तो पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है, एलेक्जेंडर कनिंघम। विश्व का अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, यानी विश्व में मान लो डायनासोर की हड्डी मिली है, उसे म्यूजियम तो होगा, म्यूजियम जिसे रखने के लिए उसे कहाँ रखा जाएगा, तो एक जो हमारा विश्व का संग्रहालय है, म्यूजियम है, म्यूजियम में महत्व ऐसे गांधी जी से रिलेटेड हो गया तो गांधी म्यूजियम हो गया, डायनासोर से हो गया तो डायनासोर म्यूजियम हो गया। यानी हिंदी में मतलब होता है संग्रहालय। विश्व का अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन में। ये किसकी राजधानी किसकी है, डेनमार्क की, ये डेनमार्क की राजधानी है। तो लिख लेना, डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है कौन, कोपेनहेगन। विश्व का अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय समझ गए आप, कहाँ पर है, कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की, डेनमार्क की, ठीक है। भारत का, अब भारत में भी होना चाहिए ना, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय म्यूजियम, ये म्यूजियम भारत का भी होना चाहिए। गांधी से रिलेटेड हो गया तो गांधी जी म्यूजियम, झांसी रानी से हो गया तो झांसी रानी म्यूजियम। तो उसमें जो हम महत्वपूर्ण चीजों को रखते हैं, जो हमें प्राप्त होती हैं, महाराणा प्रताप की तलवार से रिलेटेड हो गई तो महाराणा प्रताप म्यूजियम हो गया। तो उसे भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इसे मानव संग्रहालय भी कहते हैं। यह कहाँ पर है, ये है भोपाल में। भोपाल में किसके अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन में है, ठीक है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, मानव संग्रहालय में, इंदिरा गांधी में। इंदिरा गांधी के दूसरा नाम क्या है, मानव संग्रहालय। किसके अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक है। अब आता है मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था। यानी जो इतिहास को बांटने वाले जो मिली वस्तुएं मिली थी, उसका विभाजन करने वाले, इतिहास को मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर विभाजन करने वाले कौन थे, क्रिश्चियन थॉमस ने। पूरा नाम याद नहीं रखना है, इतना नाम याद रखना है, सिर्फ थॉमस ने। किसने किया था, मिलने वाली धातु के आधार पर
नामकरण किसने किया था? ये नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन या है क्रिश्चियन थॉमस ने। पूरा नाम याद नहीं रखना, सिर्फ थॉमस याद रखना है। और लिखावट के आधार पर नामकरण, यानी जो इतिहास को लिखावट के आधार पर बांटा है, किसने बांटा है? वो बांटा है जॉन ब्रूस ने। जॉन ब्रूस ने किसने बांटा है? जॉन ब्रूस ने। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया है? जॉन ब्रूस ने। यानी हमारे इतिहास को बांटा गया है, जो नामकरण यानी वस्तुओं के आधार पर नामकरण किसने किया है? क्रिश्चियन थॉमस ने। और लिखावट के आधार पर, हमारे इतिहास को लिखावट के आधार पर पुरातात्विक, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को जो लिखावट के आधार पर बांटा है, उसे किसने बांटा है? जॉन ब्रूस ने। और क्रिश्चियन थॉमस ने किसके आधार पर बांटा है? मिलने वाली धातु के आधार पर। पत्थर मिल गया तो पाषाण युग हो गया, कांसा मिल गया तो कांस्य युग हो गया, और लोहा मिल गया तो लोह युग हो गया। तो मिलने वाली वस्तु के आधार पर किसने बांटा है? थॉमस ने। लिखावट के आधार पर किसने बांटा है? जॉन थॉमस ने। ये लिखावट के आधार पर किसने बांटा है? जॉन थॉमस ने। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? एक बार हम रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री, हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस और हा से हिस्टोरिका। याद रखना, हिस्ट्री और इतिहास, हेरोडोटस और हिस्टोरिका। इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास को हम संधि विच्छेद करें, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, इति प्लस हास। हास का मतलब होता है घटना, और इति का मतलब होता है इतिहास। सही है। अब इसका परिभाषा क्या बनती है? अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं। अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं, जो अतीत में घट चुका है। अतीत में घटित क्रमबद्ध घटना को क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस। जन्म कब हुआ? 484 में, मृत्यु हुई 425 में। पेपर में नहीं पूछता है, हमें ये याद नहीं करनी है, सिर्फ मैंने एग्जाम में एसी और एडी समझाने के लिए किया था। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? जन्म हुआ था यूनान में। और बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। इनकी बुक है हिस्टोरिका। तो 3 चीज याद रखना, अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस और बुक कौन सी है? हेरोडोटिका। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटिका किसकी बुक है? हेरोडोटस की। ठीक है। पुरातत्व के पिता कौन है? ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। पूरा नाम याद नहीं करना है, सिर्फ ब्रूस फुट याद रखना है। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी मिली हुई चीजों की खोज करना। किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? कनिंघम को। यानी भारत में जो वस्तुएं मिलेंगी उसका नामकरण करेंगे। जो भारतीय पुरातत्व के पिता जो खोज करेंगे उनको कौन करेगा? कनिंघम। किसे कहते हैं? कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। विश्व का अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, यानी मान लो डायनासोर की हड्डी मिली, उसे म्यूजियम तो होगा रखने के लिए। जो हमारी पुरानी चीजों को, जो म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय क्या होता है, जिसे हम पुरानी चीजों को, किसी पुरानी चीजों हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण रही हैं, उसे हम म्यूजियम में रखते हैं जानने के लिए। ठीक है। डायनासोर की हड्डी मिलेंगी तो म्यूजियम में रखेंगे। तो विश्व का अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में। इसकी राजधानी कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। राजधानी याद करते हैं ना, किसकी है? डेनमार्क की। ठीक है। अब भारत का पुरातात्विक संग्रहालय भी होना चाहिए। अब विश्व का है तो भारत है, भारत में भी पुरातात्विक संग्रहालय होने चाहिए। जो भारत में चीजें मिलेंगी उनका भी संग्रहालय होना चाहिए रखने के लिए। तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी। कहाँ है? इंदिरा गांधी को कहते हैं मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। और मानव संग्रहालय किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाली धातु के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किसने किया है? मिलने वाली वस्तु के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किसने किया है? थॉमस ने। ठीक है, थॉमस ने। लिखावट के आधार पर इतिहास का नामकरण किसने किया है? वर्गीकरण किसने किया है? जॉन ब्रूस ने।
आपको इतना समझ में आया, आप इतना नोट करें, फिर हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं, ठीक है। आप इतना जब तक नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोपेनहेगन नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कोपेनहेगन। ठीक है, चलो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इतिहास में। एक मिनट अपने मार्कर देख लेता हूँ ना। तो इतिहास की हमने वो बेसिक जानकारी देख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे इतिहास। हिस्ट्री को तीन युगों में बांटने का कार्य किसने किया था? जॉन ब्रूस ने, ठीक है। इतिहास को लिखावट के आधार पर किसने बांटने का कार्य किया था? जॉन ब्रूस ने। ओके, फिर किसमें बांटा? तीन इतिहास में। फिर आगे ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन से इतिहास को तीन खंडों में बांटा गया? प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन खंडों में बांटा गया। तीन खंडों में विभाजित करने वाला कौन इतिहासकार था? जॉन ब्रूस ने। और वस्तुओं के आधार पर जो वस्तु मिली थी उसको किसने बांटा था? थॉमस ने। लास्ट का नाम याद रखना, थॉमस। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसके लिखित साक्ष्य नहीं है, पर साक्ष्य है पर लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसा आधि ऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं गया है, आधि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है। तो आप पहले इतिहास को अगर रोमांचक बनाना चाहते हैं, अगर याद रखना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा, रटना नहीं है। नोट्स में जितना लिखवाया आप लिख लो कॉपी पे, सिर्फ लिखने से मतलब होगा तो इतिहास कभी समझ में नहीं आएगा। इतिहास एक समझने की चीज है, जितना हम समझेंगे उतने अपने आप में डेवलप करते जाएंगे, परिवर्तन करते जाएंगे। तो हमें समझना है, इतिहास को रटना नहीं है। तो पहले क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है इसके लिखित साक्ष्य इसके लिखित साक्ष्य नहीं है। इस प्राग ऐतिहासिक काल में जब आदि मानव रहता था तो उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। आधि ऐतिहासिक काल में आइए, इसके लिखित साक्ष्य हैं। इसमें लिखी हुई चीज मिली है। और आधि ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य हैं। इसमें लिखित साक्ष्य हैं। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, इसमें लिखित साक्ष्य हैं और इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसमें के लिखित साक्ष्य हैं, जो लिखित साक्ष्य नहीं है। अगर इसमें लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो पढ़ना तो मुश्किल है, तो कोई चीज लिखी ही नहीं गई है। आदि मानव ने जो लिखना जानता ही नहीं था, तो शब्द था बिल्कुल, वो लिखना जानता ही नहीं था, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो है नहीं। आधि ऐतिहासिक काल में लिखा है, पर ऐसी भाषा लिखी है ना इन्होंने ऐसी भाषा लिखी है कि हम लोगों को पढ़ी नहीं गई है, हम उस भाषा को पढ़ ही नहीं पाए, पर लिखा तो है पर पढ़ना असंभव है। इन्हें पता नहीं ऐसा क्या लिख दिया कि वो आज तक हमें कोई पढ़ ही नहीं पाया है। सिर्फ जो ये लोग जानते थे कि क्या भाषा थी, इसने कोई लिख ही नहीं पाया। ऐतिहासिक काल में लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। और पढ़ा भी गया है। हम किस में आते हैं? हम आते हैं ऐतिहासिक काल में, इसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और इसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हम किस में आते हैं? ऐतिहासिक काल में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ सकते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में पढ़ सकते हैं। महावीर जी की प्राकृतिक भाषा में उपदेश पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ सकते हैं।
कांग्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, सबके बारे में पढ़ सकते हैं। ये तो हो गए लिखित साक्ष्य। इसमें हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसमें लोहा मिला, इसमें मिला था इसमें मिला था पत्थर। इसमें क्या मिला था? पत्थर मिला था, पत्थर मिला था, और इसमें मिला था तांबा। इसमें तांबा और दो पत्थर दोनों चीज मिली थी। इसमें मिला था कांसा, इसमें कांसा मिला, इसमें लोहा मिला था, इसमें लोहा, इसमें कांसा, इसमें तांबा। ठीक है, तो पीसीएस में, बिहार पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि वस्तुओं के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किसने किया था? वस्तुओं के आधार पर इतिहास को 3 युग में किसने बांटा था? किसने बांटा था? थॉमस ने। किसने बांटा था? थॉमस ने। और लिखावट के आधार पर किसने किया था? जॉन ब्रूस ने। ठीक है, जॉन ब्रूस ने। इतना और याद रखना। और 3 युग यानी लोहा, तांबा, पत्थर। इसमें पत्थर मिला था और तांबा मिला था। इसमें कांसा मिला था और आग ऐतिहासिक काल में कांसा मिला था, और इसमें मिला था ऐतिहासिक काल में लोहा। तो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि जो वस्तुएं मिली है उसको 3 इतिहास को वस्तुओं के आधार पर विभाजित किसने किया था? थॉमस ने। इतना याद रखना। फिर इसमें हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे ये, फिर पढ़ेंगे ये। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। फिर पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में, फिर ऐतिहासिक काल को। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे। यहां तक तो समझ में आया? इसमें लिखित साक्ष्य जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ना असंभव है। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, पर साक्ष्य है, पर लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, चित्रकारी के साक्ष्य है, पर इसमें लिखित साक्ष्य है। पर ऐसी भाषा लिख दी है ना इन्होंने कि पढ़ना संभव ही नहीं है। पता नहीं इन्होंने क्या लिख दिया कि हमारे बस से बाहर हम पढ़ ही नहीं सकते। अब ऐसा मत करना कि आप कुछ भी लिपेट दो कि पढ़ा नहीं गया है तो आधे ऐतिहासिक काल में आ रहे हैं। नहीं, इनकी ऐसी लिपि थी कि हमें समझ में नहीं आई। अभी तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि इन्होंने क्या लिखा था। इसमें लिखित भी साक्ष्य है और पढ़ा भी गए हैं। तो इसकी परिभाषा क्या मिलती है? इतिहास का वह खंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह खंड जिसमें लिखित साक्ष्य है और पढ़ा नहीं गया है, आदि ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह खंड जिसमें लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है, तो इसमें कौन है? वो ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में समयाद प्रयोग किसका हुआ था? पत्थर का। तो पत्थर को हम क्या कहते हैं? पाषाण। पत्थर को हम क्या कहते हैं? पाषाण। पहले यहां तक तो क्लियर है ना? पत्थर को हम कहते हैं पाषाण। स्टोन एज, स्टोन। पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण। अब हर चीज को हम कई भागों में बांट सकते हैं। हर चीज को हम कई भागों में बांट सकते हैं ना? बांट सकते हैं। तो पाषाण को हमने 4 भागों में बांटा था: पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, कितने में बांटा था? 4 में। पुराण पाषाण काल को क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज, यानी ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, पुराना है तो ओल्ड स्टोन एज। अब पुराण पाषाण काल नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे, पुराण पाषाण काल नहीं दे, ओल्ड स्टोन एज नहीं कहे तो क्या कहेगा? पैलेलिथिक पीरियड, पैलेलिथिक पीरियड इंग्लिश में लिख देगा। इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा पैलेलिथिक पीरियड। तो पैलेलिथिक पीरियड किसको कहते हैं? पुराण पाषाण काल को। इसका कब से चला था? 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। बीसी एडी मैं अभी बताऊंगा, इसे साफ करूंगा तब बीसी एडी अभी मैं आपके क्लियर करूंगा। आप सोच रहे होंगे बीसी क्या है और एडी, इसमें एडी तो है नहीं, पर बीसी है क्या और एडी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मध्य पाषाण काल यानी बीच का, मिडिल स्टोन एज इंग्लिश में कहते हैं मिडिल स्टोन एज, यानी मेसोलिथिक पीरियड 10,000 से लेकर 4,000 बीसी तक था। ठीक है, अब आएगा नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज एंड न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड ये कब से आया था? 4,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। ये याद रखना, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि विवादित है। हर किताब में ये अलग अलग दी हुई है। मैंने जो वो लिखी है जो एनसीईआरटी में बताया गया है, मैंने एनसीईआरटी वाली लिखी है, और लेखक ने कुछ लिखा है और लेखकों ने कुछ लिखा है, गूगल पर कुछ आएगा।
तो डेट से कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, इससे डेट से नहीं पूछेगा, तो याद रखना। फिर आ जाता है ताम्रपाषाण काल, चेलो चैलोलिथिक्स पीरियड। पहले क्या है, पुराण पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, पैलोलिथिक्स पीरियड 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चला था ये, 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को मिडिल स्टोन एज, मैथिलिथो पीरियड, मैथिलिथो पीरियड, ठीक है, 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज, लियोलिथिक्स, न्यू का मतलब लियोलिथिक्स पीरियड काल, ठीक है, तो 4,000 बीसी से लेकर 25,000 बीसी तक। ताम्रपाषाण काल, चैलोलिथिक्स पीरियड, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, इसे साफ करने के बाद हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो हम इसे साफ कर देते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ेंगे, अब हेडिंग लगाना पाषाण काल, जहां तक तो कोई डाउट है नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल का, इसमें पत्थर का प्रयोग किया था, आदि मानव को सबसे पहले पत्थर का प्रयोग मिला था, तो उसमें पत्थर का प्रयोग किया था। पुराण पाषाण काल इसे कितने भागों में बांटा था, 4 में बांटा था, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, चैलोलिथिक्स पीरियड, पैलोलिथिक्स पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक्स पीरियड। 10,000 बीसी से लेकर 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, 4,000 बीसी से लेकर 25,000 बीसी तक, ठीक है, हम इतना साफ कर देते हैं। अब हेडिंग लगाना पुराण पाषाण काल। अब हेडिंग क्या लगाना है, पुराण पाषाण काल, ठीक है। हम समझते हैं क्या होता है पुराण पाषाण काल। इसमें जो आदि मानव था बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, जो बड़े बड़े पत्थर थे तब वो पत्थरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, तो बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था। इसमें समूह के साथ रहता था वो, उसे अगर शिकार करना होता था तो समूह के साथ रहता था, अलग अलग शिकार करना संभव नहीं था। और वो खुले आसमान में रहता था, शिकार करने में इससे आसानी होती थी। वो खुले आसमान में रहता था, कहीं नदी किनारे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं तालाब के किनारे, फिर झील के किनारे, वो खुले आसमान में रहता था, इससे उसे शिकार करने में होती थी आसानी। फिर वो उसका मुख्य उद्देश्य था शिकार करना, यानी वो खाना बदोश था। क्या था, खाना बदोश। तो हेडिंग इसमें लिखना खाना बदोश था वो। खाना बदोश का मतलब होता है खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, यानी उसे खाना खाने से मतलब था। खाद्य संग्राहक, खाना बदोश यानी उसका जानवर की तरह पेट भरना ही मतलब था, और उसे किसी से मतलब नहीं था। खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक, ठीक है। और फिर वो गुफा में रहने लगा। जब उसे सर्दी गर्मी जब लगती थी, गर्मी धूप पड़ती थी, सर्दी पड़ती थी, तो उसे गुफा का ज्ञान हुआ। इससे पहले वो घर बनाना तो जानता नहीं था, तो पेड़ के नीचे रहता था, तो धूप वर्षा के कारण वो उसे गुफा का ज्ञान हुआ, तो वो गुफा में रहने लगा। तो किस में रहने लगा, गुफा में, गुफा में रहने लगा, ठीक है, गुफाओं में रहने लगा। फिर जब उसने गुफा में रहने लगा, शिकार करना था उसका मुख्य उद्देश्य, क्या था, शिकार करना। तो हिंदी में मतलब होता है आखेटक, आखेटक, इसका यानी शिकार करना। ये तो हो गया उर्दू में, और हिंदी में मतलब होता है आखेटक, यानी शिकार करना। इसका मतलब होता है शिकार करना। गुफा में रहता था, खाना बदोश था, उसे खाने से मतलब था, और कोई नहीं। इसमें दो प्रमुख खोज करी इसने। एक तो उसने आग के बारे में जान लिया। आग के बारे में कैसे जाना था, जब आदि मानव शिकार करता था किसी जानवर का तो खाता था, तो उसे जो खाना कच्चा मांस चबाने के लिए हमारे बहुत एनर्जी खर्च होती है। फिर उसने हुआ है ये कि जंगल में अचानक आग लग गई, गर्मी के कारण गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, तो जब सूखी
घास वास थी, पत्ते थे, उसमें आग लग गई। उस आग इतनी भयंकर जंगल ने पकड़ ली कि उसमें जो कुछ जानवर थे उसमें जल के मर गए। जो जानवर थे जल के मरने के कारण जब आदि मानव शिकार पे निकला तो उसे जानवर तो मिले नहीं। अब जानवर नहीं मिले, जब भूख लगी उसे, तो भूख लगी तो इंसान को जब भूख लगती है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मरा हुआ जानवर था, उन्होंने ग्रुप में देखा ये मरा हुआ है, इसे खा के देखते हैं, पता नहीं कैसे लगे। तो उसका खाने का कुछ पता नहीं क्या सोच रहा होगा कैसे लगेगा, तो उसने खाया तो वो स्वादिष्ट निकला था, स्वादिष्ट हुआ, सब खा गए। तो उन्होंने पूछा आपस में, देखा कि भाई ये आग कैसे लगी अचानक से, कि खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट था, कच्चा मांस खाते थे तो एनर्जी ज्यादा खची थी तो इतना अच्छा नहीं लगता था, पर भुजा हुआ मांस खाया उन्होंने तो ज्यादा अच्छा लगा था उन्हें, ज्यादा अच्छा लगा। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, फिर सोचा आग, फिर उन्होंने आग के बारे में जाना। आग के बारे में क्या जाना होगा, आग की खोज कैसे करी उन्होंने, जब किसी जानवर का शिकार किया होगा, जानवर का शिकार करने के बाद जो उनके हिस्से में मांस आया होगा वो कम आया होगा, तो उन्होंने लड़ाई झीनने छपेटना आराम कर दिया कि मैं लूंगा मैं लूंगा। तो उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया, उन्होंने पत्थर मारा तो आदिमानव हटा होगा। आदिमानव हटने के कारण जो पत्थर जब पत्थर से टकराया उससे चिंगारी निकली होगी। उसने देखा, उसने कहा जब तुमने पत्थर मारा तो उससे चिंगारी निकली है, इसका मतलब इसी से आग लगी होगी। तो उन्होंने कहा था लड़ाई को बंद करी, उन्होंने पहले पत्थर को लिया, उससे पत्थर से रगड़ना रगड़ना, अगर जो घर्षण बढ़ता पत्थर में, दोनों चिंगारी लगाई थी, उसे आग लगने लगी। तो आदिमानव सीख गया था, तो आग के बारे में उसने खोज कर ली, आग के बारे में, आग के बारे में खोज कर ली। अब वो जब शिकार करके आता हो तो कच्चे मांस में आग लगाता हुआ लगती नहीं होगी, तो उन्होंने घास उसमें आग लगाना प्रारंभ किया, तो उसने आग के बारे में जाना। और जब धूप पड़ती है ना, जून में धूप पड़ती है, जो बहुत चढ़ती हुई धूप पड़ती है, इससे हम घर से निकलने में से खतराते हैं, या तो औरतें, क्योंकि लड़कियां, इनसे उनका मेकअप खराब नहीं हो, इसलिए वो धूप में नहीं निकलते ना। आपने देखा वो दुपट्टा बांध के, ये और कुछ तो छाता लेके चलते हैं, पर लड़कों का कुछ नहीं है कि जैसे निकले वैसे निकला है, काले पड़ने से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर गाँव के, ठीक है। पर धूप पड़ती होगी तो वो गुफा में रहता था, तो गुफा में उसका टाइम पास तो होता नहीं था, आज के जमाना तो नहीं, मोबाइल तो था नहीं, जैसे हम अपना टाइम पास कर लेते हैं रील देख देख के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट वीडियो देखते जाएंगे, टाइम कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता है उससे। तो उसके पास फोन तो था नहीं, ऐसे कोई संसाधन नहीं था कि वो उससे टाइम पास कर सके। तो उसने एक काम किया था, उसने काम ये किया कि एक पत्थर लेके, पत्थर पर उसने चित्रकारी करी, तो चित्रकारी कर, यानी चित्र मिले हैं, चित्रकारी करना सीख गया था। वहां पाषाण काल में चित्रकारी करना सीख गया था। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, भीमबेटका से, भीमबेटका से इसके साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका किससे जाना जाता है, चित्रकारी के, जब आदि मानव ने चित्रकारी करी थी। चित्रकारी ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और किस जिले में है, रायसेन का जिला, रायसेन के जिला में, ठीक है। चित्रकारी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, भीमबेटका से, मध्य प्रदेश में है ये, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन से, रायसेन जिला में है, ठीक है। खाना बदोश था, खाना खाने से मतलब था, उसे और किसी से मतलब नहीं था। गुफा में रहना प्रारंभ कर दिया, आखेटक था, यानी उसे शिकार करना ही था, शिकार करना उसका, और इसका मनोरंजन भी मान लीजिए, शिकार करना, चारों तरफ से सब घेरा, पत्थर से ले पत्थर मार डाला, जानवर कितना चिल्ला रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आग के बारे में जानना प्रारंभ कर दिया, फिर आग कैसे हुई थी, जब उनका टाइम पास नहीं हो रहा था तो चित्रकारी प्रारंभ कर दिया था। तो इतना तो याद रखना, पुराना पाषाण काल में क्या हुआ था, खाना बदोश, गुफा में रहता था, खाना खाने से मतलब था, टाइम पास नहीं हुआ, चित्रकारी बना दी, कच्चा मांस खाता तो एनर्जी खर्च होती, एनर्जी ज्यादा जाती थी। फिर आग के बारे में उसने खोज कर दी। अब हेडिंग लगाना, मध्य पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें क्या हुआ था, जब पुराना पाषाण काल खत्म हुआ तो आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में यह हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, तो उसने इतनी उसकी समझ आ गई थी कि बड़े बड़े पत्थरों से उसने छोटे
छोटे आकार के छोटे आकार के धारदार पत्थर का यूज करने लगा। छोटे आकार के और धारदार छोटे आकार के धारदार पत्थर को कहते हैं लीद, तो इसे कहते हैं माइक्रोलीथ। इस काल को ही माइक्रोलीथ कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलीथ। इसमें छोटे आकार के जो पत्थर थे, पुराना पाषाण काल में बड़े पत्थर थे, इसने बड़े पत्थर को छोटे आकार के पत्थर में परिवर्तन कर दिया। इसमें धार हो, ऐसे पत्थर का प्रयोग कर दिया। पत्थर को कहते हैं लीथ, तो इसको पूरा को कहा जाता है माइक्रोलीथ। ठीक है, इसमें दफनाना, अंतिम संस्कार प्रक्रिया चालू कर दी थी। अंतिम संस्कार यानी दफनाना प्रारंभ कर दिया था। इतना ही लिख लेना। अंतिम संस्कार यानी अंतोष्टि कार्यक्रम। अंतुष्टि कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। अंतुष्टि कार्यक्रम पहले पुराना पाषाण काल में क्या होता था? आदि मानव कोई खत्म हो गया, मर गया, तो उसको भी भून देते थे, उसे भूज के खा लेते थे। जब पुराना पाषाण काल खत्म हुआ, मध्य पाषाण काल आया कि इन्होंने सोचा अब हुआ होगा ऐसे कि जब इंसान मरता होगा आदि मानव, तो उसे भूज के खाया होगा तो स्वादिष्ट नहीं लगा होगा, तो उन्होंने दफनाना चालू कर दिया। अंतिम संस्कार उसे अंतोष्टि कार्यक्रम चालू कर दिया। माइक्रोलिथिक्स था, छोटे आकार के पत्थर थे, इसमें परिवर्तन कर दिया कि चाचा खत्म हो गए, चाचा को भी दफना दो। इसमें उसके जो बर्तन होते थे, जो चीज होती थी, प्रयोग में लाई हुई चीज होती थी, उनको भी दफना देते। बुर्ज होम में, कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम में 2 लाशों को साथ दफनाया गया है। बुर्ज होम में किसके साक्ष्य मिले हैं? 2 लाशों को साथ दफनाने का। नोट करके यहां लिख लेना। बुर्ज होम 2 लाश मिली है। ठीक है, 2 लाशों के साथ साथ कुत्ता भी मिला है। कुत्ता, इन्होंने 2 लाशें मिली है, वो कुत्ते को मार के भी दफना दिया है कि कुत्ता पालतू जानवर था। उन्होंने कहा था अब इनका मालिक मर गया तो कुत्ते को मरना चाहिए, तो वो मार के कुत्ते भी दफना दिया है। एक जगह है एक जगह है दमदमा, जहां 3 लाशें मिली हैं। कौन सी? दमदमा। नोट करके लिखना, दमदमा। यह 3 लाश मिली है। 3 लाशें मिली हैं। ठीक है, दमदमा में 3 लाशें मिली हैं। दमदमा में कितनी लाशें मिली हैं? 3 लाशें। इतना हो गया। इसे मध्य पाषाण काल में तीर कमान का भी प्रयोग करना सीख गया था। शिकार तीर कमान से भी प्रयोग करना सीख गया था। इतना हो गया, इतना आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगाना नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? छोटे से अब उसने हुआ था कि वो खेती प्रारंभ, यानी नव पाषाण काल में संभव यादव खोज इसी में तो हुई थी। आदि मानव की जो संभव यादव खोज करी थी इसी से। वो क्वेश्चन यहीं से पूछता जाता है, पेपर में पूछता है नव पाषाण काल से। हुआ क्या था? जब आदि मानव, जब मध्य पाषाण काल खत्म हुआ,
अंतोष्टि कार्यक्रम, वो मैंने सॉरी अंतोष्टि शायद मैंने गलती लिख लिया है, आप सही कर लेना, ऐसे लिखा जाएगा अंतोष्टि। अंतोष्टि कार्यक्रम, अंतोष्टि कार्यक्रम किस में आया था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो वो गलत हो गया था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब ऐसे लिख लेना, ठीक है, वहाँ अपनी सही करके। तो हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि जो उसने खेती प्रारंभ प्रारंभ कर दी थी, उसने खेती प्रारंभ कर दिया था। खेती प्रारंभ कर दिया। खेती नवपाषाण काल में जो आदि मानव था उसने खेती प्रारंभ कर दिया था। यह काल कब से कब तक था? ये काल था 4000 से लेके 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। ठीक है, हमें बीसी अभी लास्ट में बताऊंगा बीसी एडी क्या होता है। ठीक है, पहले जहां तक हम पहले नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल खत्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खेती प्रारंभ कर दिया था, उसने देखा था जब कोई आम खा के फेंका होगा, गुठली फकी होगी, तो उससे पौधा निकलने लगा, पौधा निकलने लगा। उससे सीख गया कि कोई जो चीज हम खा के पकते फेंकते हैं उसमें जो बीज होता है उससे भी कुछ उगता है। तो नवपाषाण काल में क्या हुई, प्रकृति बदली। नवपाषाण काल में प्रकृति ने एक मोड़ ली, तो जहाँ बर्फ बर्फ जमी हुई थी वहां पिघलने लगी, तापमान बढ़ गया। ठीक है, नई घास उगी, नए जानवर उत्पन्न हुए, खरगोश, हिरन, नए नए जानवर देखने को मिले। तो क्योंकि इन्होंने खेती प्रारंभ कर दिया था। खेती प्रारंभ करने में इसमें किस किस की खेती करी थी, किसके साक्ष्य मिलते हैं? गेहूं और जौ के। सॉरी गलती लिख रहा हूं मैं, गेहूं और जौ के। गेहूं जौ के इन्होंने समय पहले किसके मिले हैं? गेहूं जौ के, और चावल की भी मिले हैं। चावल के कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा में इसके चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा में। सही है, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य सही है, कोल्डी हवा कहाँ है जी? ये प्रयागराज में है। ठीक है, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान में। गेहूं जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। और चावल के साक्ष्य, इन्होंने चावल की भी साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ है? प्रयागराज में है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जब खेती प्रारंभ कर दिया तो इन्होंने समय मुख्य फसल इनकी कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। इनकी मुख्य फसलों पे याद रखना कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़ से। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा से। कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, जब खेती इंसान करता है तो एक जगह रहना पड़ता है, स्थायी जगह रहना पड़ता है, नहीं पड़ता है? जब खेती करेगा तो एक जगह रहेगा, ये तो है नहीं आप खेती यहाँ कर रहे हो, इन्होंने खेती यहाँ करी और लंदन जाके रहने लगे, ये तो नहीं। जब खेती करोगे तो स्थायी आवास तो रहने चाहिए, तो स्थायी आवास, स्थायी आवास, स्थायी आवास हो गया इसका, ये जगह रहने लगा। ठीक है, अब ये घर से खेत पे जो घर से जाता था तो इसके साथ कुत्ता लग गया, यानी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। साक्ष्य कहां से मिले हैं? साक्ष्य, ठीक है,
पशुपालन। तो साक्ष्य बातें बताऊंगा, पहले ये बताओ कौन सा जानवर था जो आदि मानव द्वारा पाला गया। मानव द्वारा पालने वाला पहला कौन सा जानवर था? कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। कुत्ता अभी भी वफादार होता है। आदमी दगा दे सकता है, आदमी धोखा दे सकता है, दोस्त दोस्त को धोखा दे सकता है, नौकर मालिक को धोखा दे सकता है, पर अब कुत्ता अपने मालिक को भी धोखा नहीं देता है। तो कुत्ता तो अभी वफादार है। मानव बदल चुका है, तो इसके साथ कुत्ता लग गया। अगर पेपर अब कठिन बनता है तो उससे कुत्ता ऑप्शन, डॉग यानी ऑप्शन खत्म कर देता है। तो मानव द्वारा पालतू जानवर दूसरा कौन सा था? दूसरा लिख लेना घोड़ा। दूसरा लिखना घोड़ा था। अगर ऑप्शन में से कुत्ता हटा दिया जाए तो कौन सा होगा? घोड़ा। और घोड़ा भी हटा दिया जाए तो तीसरा लिखना बिल्ली। तीसरे नोट करके लिखना कुत्ता घोड़ा बिल्ली, तीन थे। साक्ष कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। और इसने स्थायी आवास हो गया, पशुपालन के प्रारंभ हो गए, साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। कुत्ता घोड़ा बिल्ली इसके मुख्य, पहला पालतू था कुत्ता, दूसरा घोड़ा, फिर बिल्ली। यहां तक तो किसी को नो डाउट है ना? इसने फिर हड्डियों के हथियार का प्रयोग कर इसी में किया है। हड्डियों के हथियार, हड्डियों के हथियार का प्रयोग किया था नवपाषाण काल में, हड्डी के हथियारों का, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। जब इतना हो गया, हड्डियों के हथियार का प्रारंभ कर दिया था। अब इसने किसकी खोज करी थी? इसने करी थी पहिया की खोज। पहिया की मुख किसकी खोज थी इसकी? पहिया और मन का यानी घड़ा। अब ये अनाज जब खेत में अनाज उत्पन्न करता था तो उसे कुछ चीज तो चाहिए रखने के लिए, और वहां से खेत पे से अपने घर पे लाने के लिए कुछ चीज किससे लाएगा? इसके लिए ना, तो पहले इसने मनका की, इसने मिट्टी ली, मिट्टी को पहले कटोरी की साइड में बनाए स्टार्ट किया, कटोरी की साइड में, फिर बड़ा करना चालू किया तो बड़ी कटोरी बनाई थी। इन्होंने सोचा कि ये मिट्टी जितनी ज्यादा लगाएंगे उतना बड़ा बनने है। इन्होंने मट्टी और ली, इन्होंने मनका का आकार दे दिया, यानी घड़ा का आकार दे दिया। उन्होंने घड़ा का आकार दे दिया, ठीक है, घड़ा का आकार दे दिया। फिर जो मनका में अपने इन्होंने गेहूं चावल तो भर लिए, उसमें गेहूं जो तो भर लिए, तो उसे वहां से लाने के लिए घर तक कोई तो साधन चाहिए इससे ला सके, तो इसने पहिया का आविष्कार किया। पहिया लाने से इसे जो वो चलता है ना, धड़क के चलता है, तो वो चलता है, उससे सोचा हाँ इससे चलेगा, तो उस पर मन का रख के उसे पकड़वाया, फिर धक्का मारते हुए लेके आए, तो पहिया का आविष्कार कर दिया, मन का घड़ा का आविष्कार कर दिया, खेती प्रारंभ आरंभ कर दिया। स्थायी आवास यानी ये जगह रहने लगा। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? बिहार में। कुत्ता के साक्ष्य, घोड़ा के साक्ष्य, बिल्ली के साक्ष्य, हड्डियों के हथियार के साक्ष्य। आप इतना लिखो, फिर मैं अभी आगे नोट कराता हूँ, जब तक आप इतने स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है, इतना आपने कर लिया। और हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले ये नोट करके और लिखना, ये मिले हैं बिहार से। हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बिहार से। लिखने में दिक्कत होती है, बिहार से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इतना नोट करके लिख लेना। मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में है? मेहरगढ़ किन दोनों पहाड़ियों के बीच में है? सुलेमान और कीर्तक, कीर्तक सुलेमान कीर्तक पहाड़ियों के बीच में है।
कितने लिख लें, सुलेमान और कीर्तक, जगह नहीं लिखनी सही ज्यादा है तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। सुलेमान और कीर्तक किसके बीच में, सुलेमान और कीर्तक किसके बीच में है, दो पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है, लिख ही दे रहा हूं यहाँ। सुलेमान कीर्तक कहाँ पर है, मेहरगढ़ किसमें स्थित है, सुलेमान और कीर्तक दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कोल्डी हवा प्रयागराज से साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य बिहार से, आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश से, मनका की खोज करी, पहिया की खोज करी, एक इन्होंने खोज और कर दी, ताम और तामा की खोज, तामा की, इसमें तामा और पत्थर का संग प्रयोग करने लगे तो तामपाषाण काल, इसमें तामा की खोज हुई थी। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पाषाण काल में शुरुआत में या अंतिम समय में किस चीज की खोज, पाषाण काल की खोज वो ताम यानी तामा की खोज पाषाण काल के अंतिम या शुरू में कब किसकी खोज हुई थी, तो हुई थी अंतिम में, समझ गए ना, कि पाषाण काल में तामा की खोज शुरुआत में या अंतिम दौर में हुई थी, तो हुई थी अंतिम दौर में। फिर लास्ट का हमारा हेडिंग क्या रह गया है, ताम पाषाण काल, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा हेडिंग है ताम पाषाण। इसमें तामे की खोज हुई थी, ठीक है, इसमें तामे की खोज हुई थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पाषाण काल में अंतिम में या शुरू में तामे की खोज हुई थी, तो अंतिम दौर में। ताम पाषाण काल शुरू होने से हम जब एंड होने को था तो हम शहरीकरण में आ गए थे, शहरीकरण प्रारंभ हो गया, शहरीकरण प्रारंभ हो गया और नगरीकरण खत्म हो गया, शहरीकरण प्रारंभ हो गया, औद्योगिक प्रारंभ हो गई, औद्योगिक प्रारंभ हो गई, व्यवसाय प्रारंभ हो गए, औद्योगिक प्रारंभ हो गई, व्यवसाय प्रारंभ हो गए। ताम पाषाण काल आने से पाषाण काल का अंतिम छोर था, ये खत्म हो गया, इससे हुई कि लोहा का प्रयोग, वो तामा का प्रयोग है, फिर हम आते हैं आद्य काल में, फिर शुरुआत हो जाएगी। ताम पाषाण काल तो नहीं हो गया, इसमें क्या हो गया, शहरीकरण प्रारंभ हो गया, नगरीकरण समाप्त हो गई, औद्योगिकरण चालू हो गया, व्यवसाय चालू हो गया, ठीक है। व्यवसाय औद्योगिकरण का मतलब ये नहीं फैक्ट्री लगी हो, फैक्ट्री नहीं, छोटे छोटे कारखाने, जिससे ऐसे लोहा हो गया, लोहे की जो भट्टी थी तो वो एक अपने आप में एक पूरा कारखाना था, ठीक है। इतना हो गया, इतना नोट कर लिया, ठीक है। अब आप आओ बीसीएडी में क्या अंतर है। मान लो बीसीएडी ये है, ये एक लाइन रेखा है, ठीक है। अब जहां क्या चल रहा है, सुन 2024, ये होगा जीरो, वो आपने पढ़ा होगा ना, ये जीरो होता है, जब इसे माइनस के इधर प्लस के इधर पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जिसमें मैथ थी उसके पास होगा। ये तो समझो 24 हो गई, ये हो गई ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से। हम किसका कैलेंडर प्रयोग करते हैं, क्रिश्चियन लोगों का। हम ये तारीख बनाने में समय आगे थे, उन्होंने तारीख को कहां से माना, ईसा मसीह के जन्म से, यानी ईसा मसीह को जन्म 0 माना था। ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या कहते हैं, एडी, एनो डामिनी, ठीक है। हम किस में आते हैं, एडी में। और जब उसमें मैंने बताया था कि 30,000 बीसी से 30,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक, कितने बताया था, तो 30,000 बीसी से लेके, जो तो 30,000 हो गया बीसी, यानी इसको कहेंगे बीसी,
बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले जो घटना घट चुकी है उसे बीसी कहेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी एडी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में 1524 यानी ये दिखाता है कि ईसा मसीह के जन्म कितने कितने साल हो गए, सन 2024 यानी सन 2024 चल रही है, सन 2000 इतनी हो गई ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो जो ईसा मसीह के जन्म के बाद है वो तो हो गया एडी, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद है वो तो हो गया बीसी। ये हमेशा उल्टा चलता है, इधर से चलता है और ये तो इधर से चलेगा ही। 24 होगी तो 1947 भी हुआ होगा, हमारा देश आजाद हुआ। 1857 की क्रांति हुई हुई, ठीक है, हमारा भारत भी आजाद हुआ होगा। तो ये चलता है इधर से, ठीक है, इधर से चलेगा, ये चलेगा सीधे। 1857 हाँ लिख दो। वो जी चलता है उल्टा। महात्मा बुद्ध का जन्म सिकंदर कब आया था, ठीक ठीक है, तो ये इधर से चलेगा, बीसी चलेगी उल्टी, वो एडी, एडी चलेगी इधर से, ये चलता है पीछे की तरफ से, ये इधर से चलता है यानी बीसी यानी 30,000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है, 10,000 से, फिर 10,000 से लेके 4,500 तक, 4,000 तक यानी 10,000 से लेके 4,000 तक, ठीक है जी। तो बीसी चलता है पीछे, बी फॉर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह से पहले, और ईसा मसीह के बाद में ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो हम पहले एक छोटा सा रिवीजन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल चालू करेंगे। हमने क्या पढ़ा, इतिहास को 3 खंडों में बांटा था, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल इसमें पत्थर का प्रयोग हुआ था तो पाषाण काल भी कह दिया, पाषाण काल। पाषाण काल को चार में बांटा था, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ताम पाषाण काल। ये भी रिवीजन है सिर्फ, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। ताम पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल। इसमें किसकी खोज हुई थी, आग की और चित्रकारी की। हाँ मिला है भीमबेटका में, भीमबेटका में, ठीक है, जो मैंने नोट करवा दिया है। किस जगह है, मध्य प्रदेश के रायसेन में, ठीक है। आग की खोज हो गई, गुफा में रहने लगा, गुफा में रहता था, खाना बदोश था, खाना बदोश था, ठीक है। इसमें माइक्रोलिथिक्स, इसे माइक्रोलिथिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अंतोष्टीय कार्यक्रम चालू कर दिया था, अंतोष्टीय कार्यक्रम। इसमें खेती करना प्रारंभ कर दिया, खेती करना, स्थायी आवास हो गया, कृषि प्रारंभ कर दिया था यानी खेती, हाँ वो कृषि प्रारंभ। पशुपालन प्रारंभ कर दिया। पशुपालन के बाद पहिया की खोज की, घड़ा की खोज करी, ठीक है। जब पाषाण काल में पुराण पाषाण काल में ही ताम पाषाण काल आ जाएगा। इसमें नगरीकरण से शहरीकरण में आ गया, ठीक है। इतिहास के पिता हेरोडोटस, पिता कौन है, हेरोडोटस। बुक कौन सी है, हिस्टोरिका, ठीक है। पुरातत्व के कौन है, पुरातत्व कौन है और भारतीय
भारतीय के कनिंगम, वो इसके पुरातत्व के जॉन ब्रूस। ये तो मैं सब नोट करवा दिया और रिवीजन भी करा दिया, ठीक है। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। तो मैंने सब आपको नोट करा दिए, ये सिर्फ मैंने रिवीजन करा दिया, ठीक है। ये तो मैंने करा दिया रिवीजन, और बाकी वीडियो में सब चीज लिखाई दिया है। अगर कोई वीडियो में कोई गलती होती है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा।